इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर साहब। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब लॉकडाउन 2 खत्म होगा उसके बाद क्या कुछ रणनीति सरकार बना रही है। सर, 3 मई को ये लॉकडाउन 2 खत्म हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाएगी? देखिए, ये पहली तरह का अनुभव है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, इस प्रकार की परिस्थिति में से निकलना। लॉकडाउन जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक जारी किया है और उसके बाद स्वाभाविक रूप से पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि हम अब एग्जिट प्लान के साथ जो है उसमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम पहले काम करते थे, जैसे पहले दिनचर्या रहती थी, उसी प्रकार से हम अब काम में जो है लग जाएं और अपनी दिनचर्या उसमें नियमित हो जाए। समाज के सब वर्गों की ऐसी उम्मीद है और ऐसी परिस्थिति में सरकार के स्तर पर भी हमने वो सारी तैयारियां शुरू कर दी है कि 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, किस प्रकार से हमको प्लान करना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला जो अभी तक हमको लंबे समय तक कायम रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी वर्किंग कैसे कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में पूरे जो जितने कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनकी संख्या में कितनी कर हमको उपस्थिति अनिवार्य लगती है, जरूरी लगती है, और उसके साथ साथ में जो पब्लिक लाइफ में हम लोग हैं, हम किस प्रकार से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो इस कोरोना वायरस ने एक नए अनुभव के रूप में देश और दुनिया को दी हैं। तो उस सारी चीज को लेकर के हमने सर 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी के साथ आप लोगों की बैठक है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश तो अपना कुछ रुख रखेगा, कुछ बता सकते हैं क्या हिमाचल प्रदेश सरकार इस लॉकडाउन 2 के बाद क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है? देखिए, जहां तक पूरे देश भर में क्या प्लान है, प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र शायद मुझे लगता है कि जिस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा उससे 1 आध दिन पहले करेंगे। मुख्यमंत्री की जो कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मोटे तौर पर जो है आपके प्रदेश में स्थिति क्या है, आप कैसे उससे निपट रहे हैं, देश मतलब केंद्र की ओर से उसमें मदद क्या हो सकती है, उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री अपने बात को, अपने पक्ष को, प्रदेश के पक्ष को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो मोटे तौर पर इन चीजों को लेकर के और एग्जिट प्लान जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचा होगा उस सारी बात को लेकर के वो भी कुछ बातों का जिक्र करेंगे, तैयारी कैसे करनी है। लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश की बात है उसमें हमने तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस अब काफी हद तक हमारी स्थिति स्टेबल है। नए मामले आए हैं, परसों एक मामला आया जरूर, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में नए मामलों की आ रही है। पिछले 5 दिनों से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक नया मामला आया है और इसको हम कह सकते हैं कि हम राहत की स्थिति में तो हैं, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह से कोरोना वायरस के इस दौर से बाहर हो गए, प्रदेश उससे बाहर हो गए, इन सारी चीजों के लिए अभी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि नहीं सर, एक जो इस वक्त एक माहौल बना है, जो हिमाचल प्रदेश से बाहर जो कामगार रह रहे हैं या जो बच्चे रह रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने एक फैसला लिया है, जो बस भेजी गई है कोटा। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में बच्चे हैं, दिल्ली में बच्चे हैं, जो दूसरे जिलों में बच्चे हैं, तो क्या सरकार के एंड में उस मामले में कोई बातचीत हो रही है कि जो मंडी का है वो कांगड़ा में फंसा हुआ है, शिमला में फंसा है, शिमला का कांगड़ा में फंसा है, तो उनको कैसे घर आने दिया जाए, इसको लेकर क्या कोई चर्चा हो रही है सरकार के अंदर? हाँ, निश्चित रूप से जहां तक इंटर डिस्ट्रिक्ट एक जिले से दूसरे जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि इसकी इजाजत दे दी जाए, क्योंकि विद इन स्टेट हमारे कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो हमारे हॉट स्पॉट हैं वहां थोड़ी एहतियात बरती जाए और हमारे पास तो एहतियात के लिए जो है 8-9 जगह हमारे पास अपॉइंटेड जहां पर कोरोना वायरस के मामले निकले हैं, वो स्थान को छोड़ करके पूरे प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अब कठिनाई नहीं है। नियमित रूप से पास के लिए अप्लाई करिए, पास मिलेगा, पास में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक तो ये प्रदेश के अंदर की बात रही। जहां तक दूसरे प्रदेशों से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अलावा और लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जो फंसे हुए हैं, उनके साथ हम संपर्क में, हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हिमाचल का आदमी नहीं है। ये आपके इस कोरोना वायरस के इस दौर में मालूम पड़ा। तो उसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ हमारा संपर्क है।
ठीक है, हमने कुछ बच्चों का जो कोटा में जिसका जिक्र हुआ है उनके साथ हमारा संपर्क हुआ है, उनको लाने की व्यवस्था के बारे में विचार किया और उसी तर्क पर उसी सारी चीज को लेकर के जहां आगरा आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है, चंडीगढ़ से भी आ रहा है, बार बार आ रहा है, पर हमने देखा कि चंडीगढ़ हिमाचल के बहुत नजदीक है। ऐसी सूरत में हमने एक बात कही है, जो इच्छुक आने के लिए, कुछ बच्चे तो अब बोलते हैं कि हम नहीं आना चाहते, अब हो गया दौर, 3 तारीख को खुल रहा है, और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। तो अगर वो आना चाहते हैं, अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है, उनके लिए हमने कह दिया है, हमने कह दिया कि आप परमिट के लिए अप्लाई करिए। उनको परमिट, आज भी हमने बहुत संख्या में परमिट दिए हैं, जो लोग वहां पर हैं जिन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, आप अप्लाई करिए, अप्लाई करके उनको परमिट दे करके वो हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं, लेकिन उनको जाकर के सर मुख्यमंत्री जी, एक आज हमने देखा कई सारे जो विधायक हैं उन्होंने बकायदा एक पोस्टर जारी किया है, कुछ व्हाट्सएप नंबर्स जारी किए हैं कि जो लोग, जो बच्चे हैं या जो कामगार फंसे हुए हैं देश के किसी कोने में, उन नंबर पर संपर्क करें। और इसके पीछे जब उनसे बात की गई तो उन लोगों ने कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कल को अगर सरकार या प्रशासन हमसे मांगे कि आपके इलाके के कितने लोग बाहर रह रहे हैं तो हम उनको मुहैया करा दें। तो क्या इस तरीके का कोई प्लान कर रही है सरकार? नहीं, देखिए, इस कठिन दौर में सभी विधायकों को, जो भी उनके विधानसभा क्षेत्र से ऐसे बच्चे हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, मजदूर हैं, चाहे काम करने वाले बिजनेसमैन हैं, जो भी प्रदेश से बाहर रहते हैं, संकट में है, उनसे संवाद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है और उनने रखा भी है। ऐसे में उनके पास भी एक डाटा आ जाएगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश से बाहर काम करते हैं, उस दृष्टि से। और ऐसे में दूसरा विषय ये है कि जो इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा था, सभी विधायक अपने लोगों से संपर्क करें, किसी तरह की मदद की अगर जरूरत वहां पर भी है, अगर प्रदेश में आने के लिए उनको कठिनाई है, लाने में हमको कठिनाई है, ऐसी सूरत में वहां पर हम क्या मदद उनकी कर सकते हैं, उसके लिए सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं। हमने कई प्रदेशों के अधिकारियों और मुख्यमंत्री से बात की है और वो बात हम करके जो है उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जो कोशिश की है, वो सारी बात इस बात के लिए थी। मुझे लगता है कि जो सर देखिए, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो 3 मई के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि 3 मई को हम सोएंगे, 4 मई को जगेंगे, तो वो फिर 2 महीने की स्थिति तो नहीं होने वाली है। इसके लिए भी सरकार जरूर तैयारी कर रही होगी, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का तो आप लोगों का शायद कोई प्लान है नहीं। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में सर डिस्ट्रिक्ट 2 तरीके के हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जो थोड़ा इन्फेक्टेड है कोरोना को लेकर, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोई केस नहीं आए हैं, तो सरकार उन 2 अलग-अलग जिलों को कैटेगराइज करके कोई प्लान कर रही है 3 मई के बाद? स्वाभाविक रूप से जहां पर कोरोना वायरस के मामले पॉजिटिव निकले हैं वो कैटेगरी है एक अलग, और जहां कोई मामला नहीं निकला है, जो ग्रीन जोन में है, वो डिस्ट्रिक्ट अलग है। वो स्वाभाविक रूप से एक आकलन के लिए, एक असेसमेंट के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है। ऐसी परिस्थिति में भी जिले में भी कुछ एक सब डिवीजन में कुछ मामले ज्यादा निकले हैं, कुछ एक पंचायतों में ज्यादा मामले निकले हैं, उनको हमने हॉटस्पॉट के नाते जो है इंडिकेट किया हुआ है। तो ऐसे में जो हमारी प्लानिंग है आने वाले समय में, जो 3 तारीख के बाद लॉकडाउन समाप्त होगा, उसमें प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट को, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कितना अलाउ करना है वो हम प्लान करेंगे। और पर्टिकुलरली ऐसे एरिया में जहां पर हमारे हॉटस्पॉट अभी तक भी कायम हैं, जो जहाँ इस कोरोना वायरस के केसेस निकले हैं, तो उनके बारे में सोचेंगे कि वहां उस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कितना कर चलाना है, कितना जो है वो वहां पर हमने जो लोगों को आने जाने की इजाजत जो है खुले में देनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, ये वायरस दूसरे प्रदेश के हिस्सों में ना जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्लान करेंगे। सर, लॉकडाउन पार्ट 1, लॉकडाउन पार्ट 2 जी, इन 40-45 दिनों में हिमाचल प्रदेश को, क्या पूरे देश को, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? शॉर्ट टर्म प्लान क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, उस पर अगर कुछ बता पाए आप। तो स्वाभाविक रूप से ये तो पूरे विश्व की परिस्थिति ऐसी है। लॉकडाउन जहां जहां भी, जिन देशों में लॉकडाउन हुआ है, वहां आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो कितने भी मजबूत देश थे, वहां तक आर्थिक की दृष्टि से बहुत परेशानी के दौर में से वो देश भी गुजर रहे हैं। और भारत तो पहले से ही इस परिस्थिति में जो है वो गुजर रहा है, लॉकडाउन की स्थिति में। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा, जिसको मैं कह सकता हूँ। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो प्रभावित नहीं हुआ है।
हम्म। लेकिन प्रभावित जो हुए हैं, मुझे इस बात का संतोष है, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन महत्वपूर्ण था। हमारे हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ एक तिब्बतन जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए थे, उनकी मृत्यु हुई, और कोई भी मामला इस प्रकार से नहीं आया हिमाचल प्रदेश में। हम लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए। सबसे पहली प्राथमिकता इस वक्त हमारी यही थी कि लोगों की जान बचे, और उसके बाद अगला फेज हमारा यह है कि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन समाप्त होता है, उसके बाद जो है आर्थिक दृष्टि से किन किन चीजों को हमने प्लान करना है, हम फिर पटरी पर प्रदेश की आर्थिकी को ला सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। नहीं सर देखिए, क्योंकि जो मार्च अप्रैल का सीजन होता है हिमाचल का, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पर्यटन से राजस्व भी आता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो एक पूरा जो सीजन है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो पर्यटन को लेकर क्या रोड मैप है सरकार के पास कि जो उनको घाटा हुआ है, होटेलियर्स हो या फिर जो दूसरे जो कारोबारी हैं, उनको कैसे कोई भरपाई करेगी सरकार? इसके लिए हमने स्टेट लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाई है, वो असेसमेंट कर रही है, सारी जानकारी ले रही है, उनको क्या करना, किस प्रकार से करना है, उन सारी चीजों को, कौन कौन से लोग प्रभावित हुए हैं। और प्रभावित तो मैं कहता हूँ एक वेटर से लेकर के होटल का मालिक जो है वो प्रभावित हुए हैं। स्टेट को प्रभावित हुआ, और हिमाचल प्रदेश में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म है, और आय का भी बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले इतने ज्यादा नहीं है कि जो हमारे आने वाले समय में टूरिज्म को इफेक्ट कर सके। बाकी प्रदेशों में बहुत बड़ा, केरल में बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। दूसरे प्रदेशों में आज की परिस्थिति में मैं कह सकता हूँ कि अगर देश में कुछ एक राज्य हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, जहां लोग ऐसा सोच सकते हैं आने वाले समय में कि हमको अगर सुरक्षित कहीं टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई स्थान है तो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वहां नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण भी देता हूं कि आने वाले समय में जैसे सुधार होगा, सुधार होने के बाद हिमाचल प्रदेश में हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, कामकाज के तरीके में कुछ चीजों को हमको प्लान करना पड़ेगा, बदलाव उसमें होगा। अब टूरिज्म में भी, अब क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज हो गई है, जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लंबे समय तक इसके साथ हो सकता है हमको जीने की आदत डालनी पड़े। तो इसलिए व्यवहारिक रूप से हमको क्या चीजें उसमें करनी है, उन चीजों को लेकर के प्लान करेंगे, लेकिन टूरिज्म को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। सर इंडस्ट्रीज को लेकर क्या है? क्या 3 तारीख बाद इंडस्ट्रीज खुलेंगी? क्योंकि जो बद्दी नालागढ़ का जो पूरा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कई ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो बंद हैं, उनको खुलने की 3 तारीख के बाद कोई उम्मीद? देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो लगभग खुल गया है, अभी पूरे फंक्शनल नहीं हुआ है, कुछ जगह 30% प्रोडक्शन चल रहा है, 40% चल रहा है, और फार्मा तो पूरा जो है वो रनिंग है। हाँ, वो तो बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, एसेंशियल आइटम में आता है। तो इसमें जहां तक बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो भी काम शुरू कर दिया है हमने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो उसके बाद फुल स्विंग पर जो है इंडस्ट्री अपनी काम करेगी। सर इसमें कुछ एक दिक्कतें इस दौरान भी आ रही है, जैसे मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि कई लोग हमें जो मैसेजेस करते हैं, हमें फोन करते हैं, इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बड़ी शिकायतें आ रही हैं, लोगों को अस्पतालों को लेकर भी है, क्योंकि जो कई सारे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बोला जाता है कि अगर आप शिमला के आसपास हैं, छोटे मोटे सीएचसी पीएचसी, तो आप उन्हें कहा जाता है कि आईजीएमसी चले जाइए, नॉर्मल इलाज के लिए भी टांडा चले जाइए। तो इसको लेकर सरकार की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है स्कूल्स को या फिर हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को? देखिए, हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अभी इन दिनों में डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग कर रहे हैं। मैंने एफडी की मीटिंग पिछले कल की, उससे पहले मैंने उसके साथ में मैंने शाम को पिछले कल हेल्थ की मीटिंग की। हमारा प्लान अगला क्या होना चाहिए, जो कोरोना वायरस के इस दौर में अगर मामले बढ़ते हैं तो भी, अगर मामले नहीं बढ़ते तो भी हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और उसी तरह से जो हमारे स्कूल का है, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, काफी लंबी मीटिंग थी, उसमें बहुत डिटेल प्लान हुआ है। और क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर जो है हमको हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। और उसके लिए प्लान बनाने के लिए हमने बोला है, और उसके साथ में ये कह सकता हूं
कि सारी चीजें जैसे 3 तारीख के बाद हमारा लॉकडाउन समाप्त होता है, तो उसके बाद एक एक चीज को फेज मैनर में हम हिमाचल शुरू करेंगे। नहीं, ये सर इंटर स्टेट्स जो बस सर्विस है या स्कूल कॉलेज मॉल्स वगैरह जो खुलने की बात है, इसको लेकर तो संभवतः भी कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो भी होना है 3 के बाद। अभी इस सिलसिले में बातचीत नहीं हुई ज्यादा, क्योंकि ये भी मैं 2-3 दिन के अंदर ट्रांसपोर्ट का भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जिट प्लान के साथ जब 3 तारीख के बाद लॉकडाउन समाप्त होगा तो उसके बाद हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लान क्या होगा, वो भी सारी चीजें सोच रहे हैं हम। एकदम शुरू ऐसा नहीं होगा कि 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हो गया कि सबके सब सड़कों पर निकल पड़े, गाड़ियों में चढ़ जाएं और सारी बसें हम शुरू करें। वो भी हम फेज मैनर में शुरू करेंगे, और पर्टिकुलरली जो है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा प्लान करें, जितना कर सकते हैं। कठिन काम है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जितना कर सकते हैं वो करें, एहतियात के साथ, जरूरत के हिसाब से। सर आखिरी सवाल, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करते हैं या जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से संपर्क किया जा रहा है कि उनको यहाँ से निकालने की कोई व्यवस्था की जाए, कोई मदद की जाए? देखिए, हम तो प्रवासी मजदूरों के लिए यही कह रहे हैं कि हिमाचल से सुरक्षित स्थान आपको कोई नहीं मिलेगा और कोरोना वायरस से जो अगर आपने आपको बचाना है। और बहुत सारे लोग चले गए, परिवार की चिंता, परिवार उनका वहां पर कई बिहार के हैं, झारखंड के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, बहुत दूसरे यूपी के हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग अब इस स्थिति में भी होंगे, मुझे लगता है कि वो आएंगे भी, और हिमाचल प्रदेश में उनको लगेगा कि यहाँ इस प्रकार का खतरा ज्यादा नहीं है, तो उस सूरत में हिमाचल प्रदेश में आए और काम करें। सर आखिरी सवाल लाइटर नोट पे, लॉकडाउन हमारे लिए भी आपके लिए भी है, जयराम ठाकुर साहब की दिनचर्या कैसी है लॉकडाउन में, कोई बदलाव? देखिए, लॉकडाउन में सिर्फ एक ही है कि पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। लैपटॉप के माध्यम से हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वो एक ये है जो लोगों के बीच में रहने की आदत थी, लोगों के बीच में लोगों को हमसे मिलने की आदत थी, वो एक थोड़ा परिवर्तन है। अन्यथा हमारा बिल्कुल सुबह से शाम तक का शेड्यूल बिल्कुल उसी तरह से और उससे भी ज्यादा ठीक है। पहले हमारा कार्यक्रमों का स्वरूप और होता था, अब जो हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप जो है, हमारी बैठकों का स्वरूप जो है वो अलग तरह, क्योंकि कोरोना एक बहुत ऐसी संकट वाली चीज थी जिसको ना कभी हमने सुना था ना कभी हमने देखा था। उस दौर में से गुजरना पड़ा, और खास तौर से बतौर मुख्यमंत्री जो है, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को ऐसे दौर गुजरना नहीं पड़ा, और एक नया अनुभव है जो बाकी मुख्यमंत्री नहीं ले पाए हैं, लेकिन कठिनाई भी हम उम्मीद करेंगे, हम भविष्य में देश के हम उम्मीद करेंगे सर कि भविष्य में किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ऐसा फेस ना करना पड़े। बिल्कुल, मैं यही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपने बहुमूल्य समय से वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, तमाम पहलू पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।